ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। आज महीने का तीसरा मंगलवार है और आज हमारा प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला। विशेष फोन इन कार्यक्रम है और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। शीतल, गन्ने की खेती भारतीय किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। अगर गन्ने की अच्छी उपज हो तो उससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हम बात करेंगे शरदकालीन गन्ने की उन्नत किस्मों और उनकी सही बिजाई के बारे में। जी बिल्कुल। जिन श्रोताओं को इस विषय से संबंधित शरदकालीन गन्ने की उन्नत किस्में और बिजाई और समसामयिक कार्य जो भी संबंधित आपकी कोई समस्या है या आप गन्ना लगाना चाहते हैं तो स्टूडियो में आमंत्रित हमारे डॉक्टर साहब हमारे विशेषज्ञ से फोन पर बात कर सकते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं विकास कुमार मलिक, आप वैज्ञानिक गन्ना उत्कृष्टता केंद्र एवं प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र बागपत से हैं। और दूसरे हमारे विशेषज्ञ जो हमारे साथ हैं डॉक्टर DS सिरोही, आप गन्ना विशेषज्ञ हैं मुरादाबाद। और तीसरे जो हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर US तेवतिया, आप मुख्य प्रबंधक कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से। किसी भी श्रोता को कोई समस्या है, कोई जानकारी अगर वो चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञों से सीधे फोन पर बात कर सकते हैं और अपना कोई सुझाव अगर वो देना चाहते हैं तो वो भी बात कर सकते हैं। जी, और भाई जो भी श्रोता हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं गन्ने की शरदकालीन उन्नत किस्में और बिजाई के बारे में तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 23421082। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 23421083। तो इन दोनों नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं शरदकालीन गन्ने की उन्नत किस्में और बिजाई के बारे में। जी बिल्कुल। जो श्रोता दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं वो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। और अगर आप अपने मोबाइल से भी नंबर डायल कर रहे हैं तो भी आपको दिल्ली का STD कोड 011 लगाना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात बहुत जरूरी है हमारे श्रोताओं के लिए कि जब भी वो कोई सवाल करें, हमारे विशेषज्ञ से बात करें तो अपना रेडियो सेट थोड़ा सा बंद कर दीजिए या थोड़ी सी दूरी पे आके खड़े हो जाइए, क्योंकि ना आप सवाल ढंग से सुन पाते हैं और ना ही डॉक्टर साहब आपका सवाल समझ पाते हैं जो आप जवाब सुन पाए। तो चलिए कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सिरोही और डॉक्टर मलिक जी और तेवती जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो डॉक्टर साहब, जब तक हमारे किसान भाइयों के फ़ोन आए तब तक बात करते हैं कि जब वो गन्ने की हमारे किसान भाई बिजाई करते हैं, वैसे तो गन्ने की साल में 2 बार बिजाई करते हैं, लेकिन जो शरदकालीन बिजाई होती है तो उसकी क्या विशेषता है और उसके लिए कौन सी उन्नत किस्में ली जा सकती हैं जिसकी बिजाई करके किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? जी मलिक साहब। जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि आज के समय की आवश्यकता है। ये शरदकालीन जो गन्ना बुआई है उसका समय अब प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि यदि हम अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो हमें शरदकालीन में जो हमारा समय है
वो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बात करें तो यहाँ पर सितंबर के महीने से ही हमें शरदकालीन गन्ना बुआई प्रारंभ कर देनी चाहिए। और क्यों आवश्यक है या क्या लाभ होते हैं शरदकालीन गन्ना बुआई के जी, उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शरदकालीन गन्ना बुआई एक ऐसी बुआई है जिसमें हम गन्ने के साथ में सह फसली खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी आप वेजिटेबल, कोई भी सब्जी वाली फसलें आप इसके साथ आसानी से कर सकते हैं। किसान के उसी क्षेत्रफल में उसको अतिरिक्त लाभ मिलेगा, सह फसली के रूप में अतिरिक्त लाभ मिलेगा, प्लस गन्ने की जो अपार संभावनाएं हैं, उसके उत्पादन की अपार क्षमताएं हैं, इसके उत्पादन की वो संपूर्ण क्षमताएं किसान उपभोग कर सकता है, किसान उसका प्रयोग कर सकता है। और यदि मैं बुआई की बात करूं, जो प्रारंभिक समय है गन्ने का शरदकालीन बुआई का, वो हम यहाँ सितंबर अक्टूबर में उसकी बुआई करते हैं। तापमान के अनुसार उसकी बुआई होती है। जब रात्रि का तापमान अधिक कम ना हो उस समय तक हम गन्ने की बुआई करें तो निश्चित तौर पर हमारा गन्ना का जमाव अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा। और क्यों करें, उससे संबंधित सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु यही आता है कि गन्ने के साथ सह फसली का चुनाव, किस प्रकार की सह फसली हम ले सकते हैं ताकि हम शरदकालीन गन्ने का भी उत्पादन अच्छा लें और उसके साथ में किसान भाइयों को शरदकालीन गन्ने में सह फसली का भी लाभ अच्छा मिले। सबसे महत्वपूर्ण जो अब तक के प्रयोग हमने देखे हैं जी, अपने केंद्र पे भी हमने किए हैं, कृषकों के प्रक्षेत्र पर भी हमने जो प्रयोग किए हैं, सभी में जो परिणाम है वे कुछ इस प्रकार से हैं कि जो हमारी सब्जी वाली फसलें हैं, क्यों सब्जी वाली फसलें ही क्यों प्राथमिकता पे आती है, उसका भी मैं एक लॉजिक बताता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर जो सब्जी वाली फसलें हैं वो कम समय के लिए ही खेत में रहती है। जैसे हम कोई भी मूली ले, सलजम ले, गोभी लें या आपकी लहसुन ले, प्याज लें, उनमें कई कारण है कि ये सब्जी वाली फसलें हमारी गन्ने के लिए लाभकारी हैं। क्योंकि पहला तो सबसे मुख्य कारण यही है कि इनकी वृद्धि और गन्ने की वृद्धि दोनों की ऊंचाई वृद्धि में अंतर होता है। जी, एक ऊंची बढ़ने वाली है, एक छोटी रहने वाली है। सब्जी की फसलें ज्यादातर छोटी रहने वाली है। दूसरा, दोनों के जीवन काल में बड़ा भारी अंतर है। दोनों का जीवन काल ये है, इस प्रकार है कि जो हमारी गन्ने की फसल है वो 1 साल में पूरी होगी और जो हमारी सब्जी वाली फसलें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने अधिकतम है, नहीं तो 3 महीने में ही। और बहुत सारी तो फसलें ऐसी है जो 2-2.5 महीने में ही हम उसको निकाल कर और बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। तो इसलिए सब्जी वाली फसलें ज़्यादा कारगर है। लेकिन यदि आप अच्छा परिणाम चाहते हैं और उत्पादन भी अच्छा चाहते हैं तो सर्वोत्तम, सबसे अच्छा गन्ने के साथ सह फसली के रूप में हम लेके आ सकते हैं तो उसमें लहसुन और प्याज, ये सर्वोत्तम है। सबसे अच्छा जो प्रॉफिट आएगा इन दोनों ही फसलों से आपको मिलेगा क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल इस पे भी बात करेंगे। अब हमारे साथ डॉक्टर DS सिरोही जी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई शरदकालीन गन्ने की बिजाई करना चाहता है तो किस तरीके से खेत का चुनाव करें और खेत की तैयारी कैसे करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। जनरली किसान कई बार थोड़ा जल्दबाजी में खेत की तैयारी में लापरवाही बरत देते हैं। किसी भी फसल के लिए, चाहे वो गन्ने की फसल हो या दूसरी अन्य फसलों के लिए, मिट्टी का चुनाव और खेत की तैयारी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है फसल की बुआई के लिए। जहाँ तक हमारे शरदकालीन बुआई का सवाल है, जनरली हम कोशिश ये करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, पहली जुताई वो मिट्टी पलट से करें। पहली जुताई मिट्टी पलट से करने के बाद उसके बाद कल्टीवेटर और हैरोइंग कराने के साथ जाए उसमें पाटा लगाएं जिससे उसमें ढेले ना रहें और प्रॉपर नमी में, जैसे आजकल देख रहे हैं, मैं किसान भाइयों को सजेस्ट करूंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी भारत के लिए अभी जो है बरसात हो रही है तो अपने खेतों की जैसे ही ओठ पे आए पलेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उचित नमी मिलेगी। तो पहली जुताई मिट्टी पलट से करके 2-3 जुताई उसकी हैरोइंग से करके और पाटा लगा के उसको खेत को समतल कर लें और उसी के साथ फिर आगे अपने रेजर से उसकी बुआई करें। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपसे बातचीत जारी रखेंगे। एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। इंद्रवीर तेवतिया, गांव नथुवड़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी तेवतिया जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, प्रश्न ये है कि अभी आप फसली खेती करने के साथ बता रहे थे तो उसमें आपने मूली, सलजम और ये गोभी और लहसुन और प्याज, अगर इसके साथ साथ साग वाली सरसों बो दी जाए तो उससे भी वो टाइम से टूट जाएगी और बाजार में उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ प्रश्न ये है कि कौन सी बढ़िया फसल गन्ने की हो, उसके लिए बीज का चुनाव
कैसे करें, कितना फर्टिलाइजर डालें, क्योंकि गन्ने के साथ साथ जो हम सह फसली खेती करेंगे उनके लिए तो फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल तिवतिया जी, हम धीरे धीरे जो आपका सवाल है उसी पे आ रहे हैं। पहले किस्म का चुनाव, फिर खेत की तैयारी, और डॉक्टर DS सिरोही जी आपके सवाल का कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। तेवतिया जी आपको नमस्कार। और जैसा आपने सवाल पूछा, अभी मलिक साहब बता रहे थे, आपने सुना होगा कि भाई गन्ने के साथ जो छोटे पीरियड की फसलें हैं, शॉर्ट टाइम की वेजिटेबल की, इसमें जो आपका सवाल है, जो आपने क्वेश्चन किया है, आप उसको साग के रूप में सरसों की फसल या लहे की क्रॉप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली मैं ये बात जोड़ना चाहूँगा आपके लिए कि जो हमारा ये क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सब जगह सब्जी की मार्केट या उससे किसान थोड़े से भयभीत रहते हैं, थोड़ा रिस्क के हिसाब से। उसमें ये है क्या नाम है, आप सरसों की फसल, ये आपके क्षेत्र के लिए, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपयुक्त मानी जाती है। और इसमें मैं थोड़ा सा परिवर्तन आपको बताना चाहूँगा इसके मेथड ऑफ सोइंग के बारे में। जो इंटरक्रॉपिंग में आप सरसों गन्ने में लगाते हैं, जनरली क्या करते हैं आप लोग कि सरसों का सीड लेते हैं और खेत तैयार करने के बाद में उसको ऊपर से ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, बखेर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। इसमें आपको क्या करना है तेवतिया जी, आपको पहले करना क्या है कि 2 आंखों के सेट बना के जब आपका खेत तैयार हो जाए, रेजर से खूंट निकालें आप। और अभी मैं आपको सिफारिश करूंगा इस सितंबर अक्टूबर की बुआई में कि आप ट्रेंच मेथड इस्तेमाल करें। ट्रेंच मेथड से बुआई करेंगे, उसमें 4 से 5 फीट का फासला होगा। उसके अंदर जब आप सरसों की इंटरक्रॉपिंग करेंगे, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप पहले गन्ने की बिजाई करें, और गन्ने की बिजाई में जो हमारे खाली खूड़ हैं उसमें हम किसी लकड़ी की मदद से भी लाइन खींचकर सरसों को अपने हाथ से बिजाई कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, आपको जैसे ही 10-12 दिन की मस्टर्ड की फसल होगी, आप उसकी थिनिंग करेंगे, उसकी छटाई कर देंगे, और छटाई में जो 1 फीट का फासला कर देंगे आप। उस 1 फीट के फासले में फायदा ही होगा, ना तो सरसों की फसल गन्ने को नुकसान करेगी और ना गन्ने की फसल सरसों को करेगी, और आपका जो उत्पादन है वो ज्यादा आएगा। गन्ने का उत्पादन भी बढ़ेगा और सरसों का भी उत्पादन बढ़ेगा, और आप महसूस करेंगे कि दोनों क्रॉप की यील्ड अच्छी आ रही और दोहरी आपको आपकी आमदनी मिलेगी। जी तिवतिया जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिरोही जी, हम बात कर रहे थे खेत की तैयारी की। जिस तरीके से आपने बताया कि खेत की तैयारी में उसको मिट्टी पलट हट से करें, लेकिन उसमें उसका मतलब ये है कि उसकी गहरी जुताई करें। और गहरी जुताई करने का क्या फायदा है किसान भाइयों को? गहरी जुताई करने का, जैसे आप आज के परिवेश में देख रहे हैं जी कि किसान भाई संतुलित खादों का, असंतुलित खादों का प्रयोग हो रहा है, चाहे वो डाई अमोनियम फास्फेट हो, चाहे हमारा यूरिया हो, या दुनिया भर के हम लोग जो ज्यादा मात्रा में किसान भाई गलती की वजह से केमिकल डाल देते हैं, तो एक जमीन पे लेयर जम जाती है। उस परत को तोड़ने के लिए गहरी जुताई अगर हमारी होगी, और उसमें जो भी इस तरह की जो ऑपरेशन होगी, एरिएशन होगा, रंध्राकाश फैलेगा, तो गहरी जुताई का और मिट्टी पलटल से करने का एक सबसे बड़ा महत्व यही है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने बताया। लेकिन मलिक साहब, जो हम बात किस्मों की कर रहे थे जी, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं जिनको हमारे किसान भाई इस समय प्रचलित हों और उनका बीज आसानी से मिल जाए और उसमें जो बीमारी और कीट वो भी कम लगती। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि ये वास्तविकता है, आज के समय की आवश्यकता है। हमारी जो पूर्व से प्रचलित वैरायटी है को 0238 वैरायटी, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उसी की खेती की जाती है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास विकल्प भी होने चाहिए। मैं उस वैरायटी को, बहुत बड़े क्षेत्रफल पर ये वैरायटी है लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं भी आने लगी है, तो उसका विकल्प हम किस प्रकार से लेके चलें, उसके लिए हमारे पास कई विकल्प उपलब्ध हैं। जैसे हम पहली बात करते हैं कि को 15-023 एक ऐसी वैरायटी है जो आपके 238 का विकल्प के रूप में हो सकती है। दूसरा विकल्प आपको को 0118, इस 38 के समय से ही ये वैरायटी प्रचलित है, लेकिन इसमें तुलनात्मक रूप से अभी उतने कीड़े बीमारियां नहीं आते हैं जितने आपके 38 में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार दूसरा विकल्प 118 के रूप में भी हो सकता है। और नई वैरायटियों की बात करें तो को 7-13-235, को लख 14-201, को सा 17-231,
कोलक 16202, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो आप आसानी से आपको उपलब्ध होगी और आप इनका अच्छा उत्पादन लेने में भी कामयाब होंगे, बशर्ते आपको प्रजाति की पहचान और प्रजाति के गुण आपको पता हो कि किस प्रकार की प्रजाति आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल है, आपकी जमीन के लिए अनुकूल है। जी डॉक्टर साहब, जैसे जो आपने किस्में बताए हैं, इनकी किस्मवार विशेषता क्या है? जी, मैं उसी पे ही आ रहा था कि हमें अपने क्षेत्र के अनुसार प्रजाति का चुनाव करना है या अपने खेत के अनुसार प्रजाति का चुनाव करना है, परिस्थिति के अनुसार। जैसे जो हम देख पा रहे हैं, जैसे हमारी को 0238 वैरायटी थी, यदि हमें उसी के तरीके की लग्जूरियस क्रॉप चाहिए, हष्ट-पुष्ट पौधा चाहिए, तो उसके लिए दूसरा विकल्प हमारा को 0118 है, उसी के समय की रिलीज वैरायटी है और उसके दूसरे कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम होता है। तो उसी प्रकार की कंडीशंस में सभी प्रकार की, जहाँ पर आपने 38 को पैदा किया है वहीं पर ही आप 0118 को लगा सकते हैं। अब दूसरे विकल्प पर आते हैं, को 713-235 बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है और इसकी लंबाई आपके 38 के बराबर ही होगी। प्रारंभिक अवस्था में दोनों में तुलनात्मक रूप से ये 13-235 थोड़ी स्लो जा सकती है, लेकिन बरसात के मौसम आते ही दोनों वैरायटियां 38 के बराबर ही अपना परफॉर्मेंस देगी और देखने में भी बड़ी अच्छी लग्जूरियस क्रॉप वहां पर नजर आ रही है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल और किस्मों की भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ तेवतिया जी बैठे हैं जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड में। और डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जो इस समय बिजाई हो रही है और जब ये फसल साल भर की हो जाएगी और उस समय इसमें जो आपके चीनी की मात्रा वो अच्छी मिलती है और मील के हिसाब से कौन सी किस्म अच्छी रहेगी, और जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि क्या उसके बीज की उपलब्धता है? देखिए, इस समय सबसे बढ़िया वैरायटी जो मैं कहूँगा वो होगी COL के 14201। उसका कारण ये है कि इसकी थोड़ी सी ग्रोथ स्लो है, दूसरा इसकी हाइट कम होती है, तो इसको पर्याप्त जगह चाहिए, पर्याप्त समय चाहिए उस तक परिपक्व होने के लिए। और उसके बाद जो दूसरी जो वैरायटी है CO 15023, इसकी वृद्धि बहुत जल्दी होती है, तो इसको अगर स्प्रिंग सीजन में भी बोएंगे तो इसकी अच्छी उपज किसान भाई ले सकते हैं। तीसरी वैरायटी जो है COS 13235 है, इसकी वृद्धि भी बहुत जल्दी होती है, ये बारिश शुरू होते ही तो बहुत तेजी से बढ़ती है, तो इसकी अभी से करेंगे तो इसके लॉजिंग का, गिरने का वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो इस समय सबसे बढ़िया वैरायटी है CO 0118 और COL के 14201। और आपने जो कहा कि 1 साल की हो जाएगी, बिल्कुल 1 साल की फसल हो जाएगी। और जैसे कि हमारे जो वैज्ञानिक भाई बता रहे थे कि इसके साथ में अंतर फसलीय अगर और ली जाए फसल, तो उनका जो देखिए 1 साल तक क्रॉप को आप पालेंगे, उसका पोषण करेंगे, खर्चा ज़्यादा होगा, तो उसके लिए आप सहफसली खेती लेंगे तो आपका वो खर्चा निकल जाएगा उससे। और उसमें जो स्प्रिंग सीजन में बो के और आती है फसल, उसमें किसान का खर्चा कम होता है। लेकिन जो मुख्य बात है, जैसे डॉक्टर सिरोही ने बताई कि गहरी जुताई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गन्ने की फसल की जो जड़ें हैं लगभग 2 फुट गहरी जाती हैं और वहाँ तक उसका मिट्टी का भुरभुरापन होना बहुत ज़रूरी है, और उससे हमारी फसल ना तो गिरती है, उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करती है जब जड़ों का फैलाव होता है नीचे तक, और दूसरी बात यह है कि वो उसका ब्यात वगैरह भी जब जड़ों का विकास होता है तो ब्यात बहुत अच्छा होता है। तो आपकी बार नमी काफ़ी अच्छी है, तो उस तरह से खेत की तैयारी करके किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं। कहने का मतलब डॉक्टर साहब, किसान भाई अगर कोई गन्ने की बिजाई करना चाहता है तो उसे पलेवा करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि तो डॉक्टर साहब सिरोही जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कोई भी किसान मान लीजिए बिजाई करना चाह रहा है, तो बिजाई के लिए जब उसने खेत की तैयारी कर ली तो बीज का चुनाव ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। गन्ने की खेती में बीज का चुनाव ये इसकी रीढ़ की हड्डी है। जनरली किसान भाई जल्दबाजी में बीज का चुनाव ढंग से नहीं कर पाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसा वैरायटी के बारे में भी डॉक्टर तेवतिया ने बताया जी, और आपने सवाल पूछा था किसान भाइयों के लिए, जो 3 वैरायटी हैं ये हमारी शरदकालीन बुआई के लिए COL के 14201 और COS 13235
और जैसा 15/023 के बारे में भी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, मैं किसान भाइयों को इसमें थोड़ा सजेशन देना चाहूँगा। इसकी मैच्योरिटी जो है 8.5 महीने में हो जाती है। तो जो किसान भाई अभी इसको स्प्रिंग में हमारे लिए सरसों के बाद और गेहूं के बाद की इसका उत्पादन अच्छा आता है और किसान को दिक्कत भी नहीं होती। मैं अभी किसान भाइयों को सजेस्ट करना चाहूँगा, जो किसान भाई इसको 15/023 को पसंद कर रहे हैं और लगाना चाहते हैं, केवल अब जो इसमें ऑटम प्लांटिंग में या अक्टूबर या सितंबर की बुआई में इसको बीज के मात्र के लिए लगाएं, जिससे इसको अप्रैल में बीज में इस्तेमाल कर लें। बाकी जो सबसे बढ़िया वैरायटी इस समय के लिए है वो COL के 14201 है। और उसके साथ अंत्य फसल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जो सब्जी वाली फसल लहसुन और प्याज डॉक्टर साहब ने बताई, जो वेजिटेबल वाले फार्मर इंटरक्रॉपिंग में लगा सकते हैं। बाकी ज़्यादा एरिया में मस्टर्ड का एरिया लगता है तो मस्टर्ड का मेथड जैसे मैंने बताया उसके साथ लगा सकते हैं। अब सवाल है, आपने सवाल पूछा है बीज का चुनाव जी। तो बीज के चुनाव में हमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिस खेत के अंदर हम बीज चुन रहे हैं, जिस खेत से हमें बीज लाया, बीज की लॉजिक ना हो। बीज जो है वो गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, सीधी उसमें बधाई करी हुई हो खेत के अंदर, उस बीज में से चुनाव करें। और उस बीज में से जब हम बीज काटेंगे, बीज का 2 आंखों से ज़्यादा बड़ा उसका हम पेंडा ना लें, तो उससे जमा प्रतिशत हमारा ज़्यादा आता है। 2 आंखों की आंखें काटें और उसी को उसके साथ बोएं। और मैं ये दाना करूंगा कि इस बुआई में एक चीज़ है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना विभाग और भारत सरकार के यहाँ से एक अनुमोदन है कि हम एक हमारा मॉडल है 5T प्रोग्राम, उस 5D प्रोग्राम को एडॉप्ट करें किसान। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि भाई टाइमली बुआई। जिन किसान भाइयों के खेत खाली हैं वो जैसे बरसात का मौसम खुले खेत की तैयारी करके समय से बुआई करें। दूसरा, जैसा आपने सवाल पूछा है, किसान भाई उसमें थोड़ी सी लापरवाही बरत देते हैं, तो उसमें जब बीज के सेट काटें तो उसका सीड ट्रीटमेंट जरूर करें, सीड ट्रीटमेंट। और तीसरा पॉइंट है ट्राइकोडर्मा, जो आज के परिवेक्ष में आधुनिक खेती हम गन्ने की कर रहे हैं, बहुत सारे रोगों से जूझ रहे हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने 0238 के बारे में बताया कि 0238 में रेड रॉट से इतनी क्षति हो रही है, चीनी उद्योग और किसान दोनों से प्रभावित हो रहे हैं। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था इससे खराब हो रही है, प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही है। तो इसमें हम उन्नतशील वैरायटी को चुनाव करके, जो मैंने पहला प्रोग्राम बताया टाइमली सोइंग, दूसरा बताया मैंने आपको ट्रीटमेंट, तो सीड ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है, थायोपेटेट मिथाइल 1 से 1.5 ग्राम दवा और 100 उसमें 1 लीटर पानी का घोल बना के कम से कम 3 से 4 घंटे प्रैक्टिकल स्थिति में उसको डुबो के रखें और फिर ट्रीटमेंट करने के बाद बोएं। साथ ही साथ भूमि का चुनाव, भूमि का उपचार, तो भूमि के उपचार के लिए भी किसान भाइयों को मैं थोड़ा सुझाव देना चाहूँगा। सभी किसान भाई सुने और दूसरे किसानों को भी वो एडॉप्ट कराएं। और किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई इसको इस्तेमाल भी करें। ट्राइकोडर्मा विधि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं पाउडर के रूप में, तो उसे 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से गोबर की F5 जो सड़ी खाद है उसके अंदर 1 सप्ताह के लिए मिला के रख दें और अंतिम जुताई के समय खेत में बखेर दें और फिर उसके बाद बिजाई करें। साथ ही साथ जो मैंने चौथा प्रोग्राम बताया वो इस अक्टूबर की बुआई में नहीं होता है, ट्रेंच मेथड। ट्रेंच से अगर ज़्यादा बुआई करेंगे तो उसके उत्पादन की वृद्धि पे फसर पड़ेगा और इंटरक्रॉपिंग की जो यील्ड है वो भी ज़्यादा आएगी। तो ये इस उत्पादन के लिए मैं किसान भाइयों को सजेस्ट करूंगा, इसका एडॉप्ट करें और बीज का चुनाव करके इसको ट्रीट जरूर करें और भूमि का उपचार जरूर करें। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल है, तेवतिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ देखिए, मैं डॉक्टर सिरोही ने जो बीज के बारे में बताया कुछ चीज़ें उसमें ऐड करना चाहूँगा। एक तो अगर किसान भाई कर सकें, देखिए बीज में और गन्ने में अंतर समझना होगा। बीज जो एक तो 8 से 10 महीने की अगर हम पौधा क्रॉप से बीज लें तो वो अच्छा होता है। दूसरा, अगर 1/3 भाग ऊपर कर लें तो वो बहुत ही अच्छा होता है। उसका कारण होता है कि जो ऑक्सिन हार्मोन है वो ऊपर रहता है हमारी बर्ड्स में। जो ऊपर की जो आँखें होती हैं बहुत जवान होती हैं, वो तुरंत जमती हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो मील के लिए उसमें शुगर कम होती है ऊपर के भाग में 1/3 में, और जिसमें शुगर कम होती है उसकी जो अंकुरण क्षमता है उन आँखों की ज़्यादा होती है। तो उसके लिए बीज के लिए फ़ायदा। नीचे वाले पोर्शन में जो 2/3 है उसमें शुगर ज़्यादा होती है, वो मील के लिए अच्छा होता है। तो दोनों मील और किसान दोनों का फ़ायदा बराबर होता है। दूसरा, जैसे गन्ने का सेट
काटने की जो 2 आंखों की बात थी, इसमें मैं थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूंगा किसानों को जी कि देखिए जो आंखें होती हैं वो विपरीत दिशा में होती हैं। अगर एक आंख इस साइड में होगी तो गन्ने की दूसरी आंख दूसरी साइड में होगी। जो 2 सेट के गन्ने अगर उनको हम स्प्रिंग सीजन में जब थोड़ी गर्मी हो गई हो उस समय तो हम डबल सेट का बोएं, क्योंकि उस समय सूखने का बहुत खतरा रहता है, जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन इस समय हम एक आंख के टुकड़े से बुआई कर दें तो उसमें क्या होगा, उसकी एक आंख से टुकड़ा की बुआई करने में कई फायदे हैं। नंबर 1 जैसे सीड ट्रीटमेंट है, सीड ट्रीटमेंट से वो दवा जो है पूरे आंख में दोनों तरफ से एक आंख होगी अच्छी तरह से चली जाएगी और हमारा जो भी रोग या जो भी कीट के जो भी होंगे अवशेष वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और दूसरा बात है कि इस समय वो एक आंख के सेट को ऊपर को करके बो सकते हैं, क्योंकि 2 आंख का या तो 2 बराबर में जाएंगी या एक ऊपर या एक नीचे जाएगी, लेकिन एक आंख की जो है उनको सबको ऊपर करके बो सकते हैं तो अंकुरण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने कहा कि गन्ने का जो ऊपरी भाग है बिजाई के लिए, बीज के लिए उपयुक्त भी रहता है। सबसे बड़ा उसका ये भी फायदा होता है जो उसकी आंखें होती हैं, क्योंकि ऊपर तक अगोला रहता है जिससे वो आंखें ढकी रहती हैं, सुरक्षित भी होती हैं। नीचे कई पत्तियां धीरे धीरे टूट जाती हैं जिसके कारण कभी कभी नीचे की आंख खराब भी हो जाती है, जिससे उसका जो जमाव दर है वो भी कम हो जाती है। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब हमारे मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, बड़ा अच्छा अभी तेवतिया जी ने सुझाव दिया है बीज का। हम अभी 5 टी पर काम कर रहे हैं। 5T, टाइम ऑफ सोइंग, टॉप पोर्शन नर्सरी, ट्रेंच मेथड, ट्राइकोडर्मा, और ये सभी मेथड हम 5T को हम लेके चल रहे हैं। तो इन 5 के साथ में एक और मेथड हम जोड़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल मेथड जोड़ेंगे। श्रोताओं, हमारा फोन इन कार्यक्रम जारी है। प्रायोजक है इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद। IPL की किसान मित्र जैविक खाद मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद। IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है हमारे फोन इन कार्यक्रम में। और आज हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। विषय है शरदकालीन गन्ने की उन्नत किस्में और बिजाई। तो हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, डॉक्टर DS सिरोही और डॉक्टर US तेवतिया। तो जिन भी श्रोताओं को शरदकालीन गन्ने की उन्नत किस्में और बिजाई से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमारे विशेषज्ञों से सीधे फोन पर बात कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23421082 और हमारा दूसरा फोन नंबर है 23421083। डॉक्टर मलिक और डॉक्टर सिरोही और डॉक्टर तेवतिया जी, तीनों का फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। जी, धन्यवाद। और डॉक्टर मलिक जी, आप बात कर रहे थे 5T की। जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को विस्तार से बताइए। जी, नहीं मैं अभी सिरोही जी ने बताया और डॉक्टर तेवतिया जी ने भी बताया है जी कि ये जो 5T है ये वास्तव में किसानों की आवश्यकता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमने और जोड़ी हैं। जैसे हम 5T टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला T है टाइम ऑफ सोइंग, समय से हम फसल की बुआई करें। दूसरा T है उसमें टॉप पोर्शन नर्सरी, जो अभी डॉक्टर तेवतिया जी ने बताई थी। और तीसरा T है उसमें ट्रेंच मेथड, कि हम ट्रेंच मेथड में इसकी बुआई करें तो ज़्यादा कारगर हमारा सिद्ध होगा। और चौथा T है इसमें ट्रीटमेंट, सीड का ट्रीटमेंट हम कैसे करें उसके लिए। और पांचवा T है इसका सोयल का ट्रीटमेंट करना ट्राइकोडर्मा के द्वारा, इट मीन्स T ट्राइकोडर्मा। इसमें हमने एक चीज और जोड़ी है जो आज के समय की आवश्यकता है, 5T with 1V।
1V का क्या मतलब है? एक V हमें और जोड़ना है प्रत्येक किसान को। 5T अपनाओ प्लस 1V वैराइटल रिप्लेसमेंट बेहद जरूरी है जी। प्रजाति जरूर बदलो। आप जितने भी क्षेत्रफल में गन्ने की खेती करते हैं, आपके पास 20 बीघा जमीन है, 20 बीघा में से आप किसी वैरायटी को 15 बीघे 16 बीघे रखो, लेकिन 4 बीघे आपके पास अन्य वैरायटी अवश्य हो। ये आज के समय की आवश्यकता है। ये हमारी प्रजातियों का सिनेरियो बदलने के लिए आवश्यक है, क्योंकि एकदम से गन्ना एक ऐसी फसल है जिसका बीज एक दिन में नहीं बदला जा सकता, जिसको एक दिन में हम ठीक नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बात आपसे जारी रखेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। रघुराज सिंह जी। गाँव आदरनगर, जिला बागपत से बोल रहा है जी। क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है, मुझे जो स्प्रे करनी जी, तो गन्ने में नीचे दवाई गिर जाए या ऊपर स्प्रे वाली बढ़िया रहेगी? गन्ने में जो दवाई मिला नीचे गिरा वो ठीक रहेगी? पहले समस्या बताओ, समस्या क्या है उसका, तब हम बताएंगे कि किस प्रकार का गन्ने में कीड़ा लग रहा है। कीड़ा लग रहा है। कौन सा कीड़ा लग रहा है? गोब खराब हो रही है, जो काला काला गन्ना पड़ गया ऊपर से गन्ना काला काला पड़ गया है, गोब खराब हो रही है, टॉप बोरर का अटैक हो रहा है आपके गन्ने पे, अगोला बेधक का। तो आप स्प्रे करने का प्रयास करो, ज्यादा अच्छे रिजल्ट स्प्रे से आएंगे, क्योंकि जो आपका टॉप पोर्शन है वहां तक दवाई का, नीचे से जो भी हमारी दवाइयां हैं उनको सर्कुलेट होने में समय लगेगा। और टॉप बोरर की जो इस समय पीढ़ी चल रही है वो चौथी ब्रूड का समय चल रहा है, और इस समय चौथी से 5वीं ब्रूड में कन्वर्ट होगी। तो आप यदि स्प्रे कर देंगे तो अगली ब्रूड में कन्वर्ट नहीं होगा। आप उसमें स्प्रे करें तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट कारगर आपके आएंगे। डॉक्टर साहब, इसमें यूरिया भी गिर लगा जी? बिल्कुल नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप उसमें इस समय यूरिया डालने का मतलब है पौधे की सेल डिवीजन को बढ़ा रहे हैं, सॉफ्टनेस उसमें बढ़ा रहे हैं, इलोंगेशन करने का प्रयास। उससे क्या होगा, जो टॉप बोरर है उसका प्रभाव और बढ़ने की संभावना रहेगी। उसे हम मारने के बजाय उसे हम थोड़ा सा पौधे में पानी अपटेक करने की पावर बढ़ जाएगी, जिससे उस कीड़े को वहां पर एक तरीके से जीवनी मिल जाएगी, वो दोबारा से फिर अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, ठीक है। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, बात हो गई 5T की, लेकिन जिसमें बहुत से किसान भाई अन्य विधियों का भी प्रयोग करते हैं बिजाई की, बिल्कुल, क्योंकि सभी ट्रेंच मेथड से नहीं बोते, और कई किसान भाई सोचते हैं कि हम एक एक आंख क्यों बोएं, तो 3 आंख वाला गन्ना बो देते हैं। तो इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? बिल्कुल, अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया था, उसका सबसे अच्छा फायदा यही है कि हम उस पे ज़्यादा बड़े टुकड़े पे कभी नहीं जाना चाहिए। गन्ने में हमने जो पहली रिकमेंडेशन 3 आंख की थी, वो अब उसके जो जमाव है, उसका फुटाव है, उसकी आवश्यकता है, वो 2 आंख पर सिमट के आ गई है। आगे आने वाला समय और इस समय भी भविष्य है 1 आंख का टुकड़ा। क्यों हम अनावश्यक जमीन में बीज को, अधिक मात्रा में गन्ने बीज को हम डालें, जब आवश्यकता वहाँ पर 1 आंख से 3-4 कल्ले फुटाव लेके हमें उत्पादन पर्याप्त मिल रहा है। तो हम जब साधारण बुआई करते हैं तो 2 आंख का टुकड़ा, अन्यथा इस समय हम 1 आंख का टुकड़ा भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन 1 आंख के टुकड़े की सावधानी ये होगी कि हमारे सभी किसान भाइयों को बीज उपचारित करे बगैर 1 आंख का टुकड़ा न बोएं, उपचारित करके ही 1 आंख का टुकड़ा बोएं। विधियां बहुत हो सकती हैं, विधियां बहुत हैं हमारे पास। ट्रेंच मेथड है, सिंपल विधि है, और आपका रिंग पिट मेथड है। हम गोल एक वो बनाते हैं, गोल गड्ढा, उसके अंदर भी हम गन्ने की बुआई करते हैं। ये डिफरेंट मेथड्स हैं। साधारण विधि होगी, रिंग पिट विधि होगी, पेड़ रो होगी। एक ही ट्रेंच के अंदर 2 लाइन में हम बुआई करते हैं, जिसको उन्नत ट्रेंच कहा गया है। तो जो किसान भाई इस समय, और दूसरा अभी एक बड़ा अच्छा इससे कोरिलेशन निकल के आ रहा है जी। मैं अपने किसान भाइयों से एक और आग्रह करूंगा कि आप जब भी गन्ने की बुआई करें, मेरा निवेदन है समय अनुसार दूरी परिवर्तन करें। समय अनुसार हमें एक दूरी पे नहीं रहना है। यदि हम सितंबर में गन्ना बो रहे हैं तो किसी भी परिस्थिति में 2 कुंड के मध्य के बीच की दूरी 5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। यदि हम इससे कम दूरी पर जाएंगे, 4 फीट पे, 3.5 फीट पे, 3 फीट पे, आपको जर्मिनेशन अच्छा मिलेगा, फुटाव अच्छा मिलेगा, लेकिन गन्ने की मोटाई अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें कल्लों की संख्या बेहद ज्यादा आ जाएगी। जी डॉक्टर साहब, बात करते रहेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन लेते हैं। जी, हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, मैं राम कुमार, जिला बागपत। जिला बागपत। जी राम कुमार जी, बिल्कुल, आपका सवाल क्या है? सवाल यूँ है जी, अभी वैरायटी रिप्लेसमेंट की बात की थी डॉक्टर मलिक ने, तो कुछ वैरायटी तो हमने बदल दी जी, वो 238 छोड़ के। जी जी। और कुछ और एक आध वैरायटी के बारे में और जानकारी करना चाह रहे हैं, इसलिए फोन किया था। बताइए, क्या वैरायटी लगा रखी है आपने? हमने लगाई जी 82-72 जी।
118, हाँ, COJ 88, CO 15233, 15233, 15023। अरे 15233 ये जनरल की है मुजफ्फरनगर की, अच्छा, ठीक है। और 16202 के बारे में जानकारी करना चाह रही। चलिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बाकी तो डॉक्टर मलिक जवाब देंगे आपका। एक सवाल मैं COL के 16200 के बारे में बता दूं आपकी। ये हमारा जो संस्थान है, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, जिसको हम वैरायटी का नाम देते हैं COL के, और हिंदी में कहते हैं कोलक। इस वैरायटी का जो जन्म हुआ है वो 95-017 कुछ हमारा स्टेन है संकरण का, और एक वैरायटी है लखनऊ की 94-184, वो उस वैरायटी के क्रॉस से वैरायटी बनाई गई है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी इसका संस्थानों में थोड़ा बीज उपलब्ध है, तो आपने लगा रखा है तो इसको मल्टीप्लाई करें, और आने वाले समय में जो भविष्य है इस वैरायटी का बहुत अच्छा भविष्य है। और ये 0238 जो आपकी वैरायटी जिसे आपने खत्म कर दिया है, इससे उत्पादन में भी जो आंकड़े बता रहे हैं इसके, वो 2 से 2.5% इसकी यील्ड ज्यादा है। तो इस वैरायटी को आप बखूबी इसके ऊपर ध्यान दें। दूसरी वैरायटी उत्तर प्रदेश की आपने बताई है, उसके बारे में डॉक्टर मलिक आपको जवाब देंगे। अभी जो वैरायटियां बताई हैं वो सारी विकल्प अच्छे हैं। 16202 का भी विकल्प अच्छा है, 17231 आपके पास, वहाँ पे पहले से भी बहुत वैरायटी आपके पास उपलब्ध है। और इसमें जो हमारी 16202 है, और ये आपकी 15023 को हम लेट, जी 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 जी, नहीं, ये अच्छे विकल्प आपके पास है। वैरायटल रिप्लेसमेंट का हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो भी जितना भी हमारे पास क्षेत्रफल है उसका 60% हम किसी एक वैरायटी का कर सकते हैं, लेकिन 35 से 40% अन्य वैरायटियां जरूर हों। आपके पास तो 6-7 वैरायटियां हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसमें आपको और वैरायटियां, यदि इनमें से कोई सेलेक्ट करके आप अपने क्षेत्रफल में बढ़ाना चाहते हैं तो उसको बढ़ा लें। अन्यथा प्रत्येक किसान, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में एक बड़ी भारी समस्या ये है कि एक वैरायटी जो उसको पसंद आती है 100% क्षेत्रफल हम उसी का कर देते हैं। जबकि मेरा मानना यह है कि हम जो वैरायटी आपको अच्छी लगे उसका आप 60%, 70%, 80% तक लेके जाओ, लेकिन 20% हमेशा आपके खेत में अन्य वैरायटी जरूर लगी रहे। जो भी नई वैरायटियां आती है उनके आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें, 1-1, 2-2 कुंटल बीज लगाकर। जी, राम कुमार जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर सिरोही, अब जानना चाहूँगा आपसे कि जो हमारे किसान भाई गन्ने का बीज भी तैयारी कर ली, खेत भी तैयारी कर ली, लेकिन उसमें बिजाई से पहले उर्वरक प्रबंधन की भी बात करते हैं, क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें आपके गोबर की खाद हो और चाहे रासायनिक उर्वरक हो, सभी का जो प्रबंधन है होना चाहिए और सही होना चाहिए, जिससे उत्पादन अच्छा मिल सके। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं सभी किसान भाइयों को सजेस्ट करना चाहूँगा, जो हमारी शरदकालीन बुआई है इसमें थोड़ी हमारी फर्टिलाइजर की डोज ज़्यादा रहती है। हम लोग पर हेक्टेयर 180-80-60 का रेशो रखते हैं। अमूमतः हम लोग इसकी मात्रा 50 किलो से बढ़ा के 70 किलो DAP, उसके अंदर 1 बैग पोटास और 3 से 6 किलो जी आज की जो स्थिति है वो, उसमें हम, क्योंकि हम ज़्यादातर इंटरक्रॉपिंग में ऑयल सीड लगाएंगे तो उसमें जो है सल्फर का इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही साथ मैं किसान भाइयों को इस संदर्भ में ये भी कहना चाहता हूँ, जो आज हमारे समय की मांग है, जो उत्पादन को प्रभावित करने वाला कारक है, कि हमारे किसान भाई कुछ कम दिलचस्पी लेते हैं मिट्टी की जांच कराने में। भारत सरकार के लेवल पे भी और उत्तर प्रदेश सरकार, सभी स्टेट गवर्नमेंट चाहे किसी भी स्टेट की हो, सब जगह लेबोरेटरी खुली हुई है। और सेंट्रल गवर्नमेंट पे 2 संस्थाएं हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर की, इफ्को और किरफको, ये किसानों को बहुत अच्छी सुविधा दे रही है, निःशुल्क सारी जांच करा रही हैं। और मैं किसान भाइयों को नगर अपने नज़दीकी, जहां अगर कृषि विभाग से, उद्यान विभाग से, और साथ ही साथ आज जो चीनी उद्योग एक अर्थव्यवस्था बनाए हुए हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की, चीनी उद्योग जहाँ जो चीनी मिल जिन किसान भाइयों के क्षेत्र में आता है, वहाँ किरफको इफ्को के माध्यम से डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, और चीनी मिल के अधिकारियों से मिलकर भी इसकी अपनी जांच कराएं। जांच कराने से फायदा क्या होगा कि आज असंतुलन की मात्रा में जनरली किसान रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। उनको अगर अब सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके पर संतुलित खादों का प्रयोग करेंगे। खेत में पोटास की कमी है तो पोटास डालेंगे, फास्फोरस की कमी है तो पोटास ज़्यादा डालेंगे, नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन डालेंगे। इस विषय पे जैसे डॉक्टर साहब
बता रहे थे 5T प्रोग्राम वैरायटी रिप्लेसमेंट, इस उत्पादन को बढ़ाने में और उत्पादन को उसका खर्चा का, हाँ, किसान की आमदनी जब भी बढ़ेगी जब हम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तो सॉइल टेस्टिंग जो एक विषय है ये बहुत ही आज मतलब इस समय की मांग है। और मिट्टी की उर्वरता जो जांच आएगी, जांच के आधार पर जो उर्वरक प्रयोग होंगे, बाकी जनरल रिकमेंडेशन में मैंने जैसे बताया। और ख़ास तौर से मैं थोड़ा सा किसान भाइयों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद है ये थोड़ी अचल खाद है, ये एक सत जो है जाती नहीं है रूट के पास। तो इसमें 5 क्विंटल गोबर की खाद में 50 से लेके 70 किलो जो DAP इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उसमें मिक्स कर लें। और किसान भाई कई बार गलती ऐसा कर जाते हैं कि पहले गन्ने की टुकड़े बिजाई कर दिया, ऊपर से DAP का इस्तेमाल करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ पे DAP अगर आँख के पास पहुँच जाएगी तो जर्मिनेशन को प्रभावित करती है। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमेशा सिद्धांत है फर्टिलाइजर और बीज का कि हमेशा खाद जो है हमारा नीचे डलना चाहिए, उसमें FIM मिक्स करके हम नीचे डाल दें, सल्फर भी उसमें मिक्सर कर दें, पोटास भी डाल लिए तो पोटास भी उसके अंदर डाल दें। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जो जानकारी दी, अब मैं डॉक्टर तेवतिया जी के पास जाऊंगा कि जो उर्वरक प्रबंधन करते हैं किसान भाई उसमें ज़्यादातर DAP डालते हैं, यूरिया डालते हैं, लेकिन जहाँ पे DAP की बात करते हैं तो उसमें पोटास नहीं होता। पोटास किसान भाइयों को किस समय डालनी चाहिए, कितनी डालनी चाहिए, और पोटास का गन्ने के उत्पादन में क्या महत्व है? अभी हमारे जो वैज्ञानिक भाई हैं 5T की बात कर रहे थे जी। तो पहली बात तो, और उन्होंने एक V जोड़ा बाद में V जोड़ा जी, वेराइटल रिप्लेसमेंट। हाँ, और मैं उनसे कहूंगा कि और किसान भाइयों से भी एक पहले D और जोड़ लें जी, डीप प्लोइंग, वो भी बहुत जरूरी है, यानी गहरी बिजाई। हाँ, जिससे कि हम सब नहीं कहा कि गहरी तैयारी होते समय गहरी बिजाई। अब आते हैं उर्वरक पे। उर्वरक में देखो हम 4R एक इस्तेमाल करते हैं कि 4R के द्वारा हमें फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन करनी थी। डॉक्टर सिरोही ने बहुत अच्छी बात बताई। आजकल जो समय आ चुका है कि किसानों को मिट्टी की टेस्ट करा के और उसकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति को देखते हुए और फसल की आवश्यकता को देखते हुए उर्वरक का जो है डोज का निर्धारण करें जी। अब मैं 4R कौन सी हैं जिससे कि हमारा जो उर्वरक जो प्रबंधन है जी वो अच्छा होगा। पहला R होता है राइट सोर्स। जो आप कह रहे हैं कि DAP में पोटास नहीं होता, ये हो रहा, तो पहले हमें सही स्रोत का पता लगाना है, हमें सेलेक्ट करने होंगे जी, कि जो कि हमारी फसल की सभी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता को पूरा कर सके जी। अब देखिए, और दूसरी R होती है कि राइट मेथड। अगर हमने सही फर्टिलाइजर भी चुन लिया और हमने उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो हमारा वो बेकार चला जाएगा, हमें फायदा नहीं मिलेगा। तीसरी होती है कि राइट डोज, डोज का निर्धारण फसल की यानी आवश्यकता मात्रा। और चौथा R होता है राइट टाइम। अब हम आते हैं इनमें जो पहले प्राइमरी न्यूट्रिएंट है N, P और K जी। देखिए किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, एन को आप ऐसे कंपेयर करें, अगर आपको याद रखना है तो चंचल बच्चे की तरह, वो पूरा एक थोड़ी सी देर में सारे घर में घूम के और थक जाएगा। और ऐसे ही नाइट्रोजन, अगर थोड़ी सी भी नमी है उसमें, जहां जहां तक नमी होगा नाइट्रोजन वहीं पहुंच जाएगा। फास्फोरस इसके जस्ट विपरीत है, जहां पे डाल दिया वो वहीं पे पड़ा रहेगा। अगर पौधे की जड़ी वहां पहुंच गई तो उसको ले सकती है, अदरवाइज तो वो समझिए उसे कुंभकर्ण की तरह वो वहीं पड़ा रहेगा, वहां से टस से मस नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि देखिए जब हम बीज बोते हैं गन्ने का, उसकी जड़ें नीचे ही तो निकलती हैं जी, तो नीचे उसे खाद मिलना चाहिए। तो DAP को, फास्फोरस को उसके नीचे डालना चाहिए। और जो पोटास है, इनके थोड़े से बीच का उसको पोटास को समझ लिया, थोड़ा बहुत हिल जाता है, बाकी वो भी ज्यादा हिलता नहीं है। अब इनकी बात आई कि इनको कब कब डालना चाहिए जी। देखिए नाइट्रोजन अगर आप DAP से डाल रहे हैं तो DAP में 18% नाइट्रोजन होता है और 40% फास्फोरस होता है। तो जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो DAP में नाइट्रोजन की पूरी हो जाती है। विशेषकर DAP का जो रेशो है N और P का, वो दलहनी फसलों के लिए बनाया गया है, क्योंकि दलहनी फसलों में थोड़ी सी नाइट्रोजन चाहिए शुरू में, उसके बाद वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती रहती है। तो इसमें गन्ने में
थोड़ा सा हमें थोड़ा यूरिया के द्वारा नाइट्रोजन देनी है, लगभग 1/3। पूरी फास्फोरस हमें जड़ के नीचे डाल देनी है, और जो पोटास है उसकी आधी मात्रा पोटास की हमें गन्ने के बुआई के समय डालना चाहिए। और जो पोटास की बाकी आधी मात्रा है उसको जब मिट्टी चढ़ाएं तो कूड़ में डालकर उसकी मिट्टी चढ़ा दें। जैसे ही हम मिट्टी चढ़ाते हैं उस मिट्टी में जड़ें फैलती हैं गन्ने की, और पूरा उसको फर्टिलाइजर को ले लेते हैं। तो इस तरह से, और बाकी जो नाइट्रोजन रही 1/3, 2 डोज रही 1/3 और 1/3, वो जो है टॉप ड्रेसिंग के द्वारा 2 बार में ग्रांड ग्रोथ स्टेज पर वो यूरिया का इस्तेमाल करें, और 1 डोज जो पोटास की है वो मिट्टी चढ़ाते समय डालें। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने कहा। और मलिक साहब, चलते चलते 1 मिनट में हमारे किसान भाइयों को गन्ने की बिजाई करते समय क्या विशेष सावधानी रखें, उस पर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल किसान भाइयों, जो समय चल रहा है, अभी जो चर्चा का निष्कर्ष है वो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमेशा प्रयास करें गन्ना बुआई से पूर्व गहरी जुताई अवश्य करें, ताकि आपका फील्ड गहरी जुताई के तहत हमारी जड़ें, जो पौधे की जड़ें हैं, वो जमीन में नीचे तक पहुंचे। संतुलित उर्वरकों का प्रयोग सर्वप्रथम तो आप पहले मिट्टी की जांच के आधार पर कराएं, और फिर उसके बाद अभी डॉक्टर तेवतिया जी ने बताया संतुलित उर्वरकों का प्रयोग हम करेंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मैं निवेदन आप लोगों से करना चाहूँगा, प्रजाति जरूर बदलें। छोटे स्तर पर बदलें, बड़े स्तर पर प्रजाति बदलने की आवश्यकता प्रारंभिक अवस्था में नहीं है, लेकिन प्रजाति अवश्य बदलें। इस प्रकार की यदि हम चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम गन्ने में, शरदकालीन गन्ने में और सह फसली के साथ जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें लाभ प्राप्त होगा। जी डॉक्टर सिरोही। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि अभी इसमें 0238 के कदापि ना लगाएं। जिन खेतों में रेड रॉट भी नहीं है उनको भी इसका चुनाव ना करें। डॉक्टर साहब ने अभी बताया प्रजाति का विशेष ध्यान, जो 19 सीड वैरायटियों की चर्चा प्रोग्राम में हुई है, मैं किसान भाइयों से आशा करूंगा कि इन वैरायटियों को एडॉप्ट करेंगे, लगाएंगे। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। डॉक्टर मलिक जी, विकास कुमार मलिक जी, डॉक्टर DS सिरोही जी और डॉक्टर EVS तेवतिया जी, आप तीनों ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और निश्चित तौर पे हमारे किसान भाई, जो भी गन्ने के किसान भाई हैं, इसका फायदा उठाएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम। इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो श्रोताओं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदनाथ। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।